नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर लर्निंग या अधिगम। देखो, लर्निंग या अधिगम, लर्निंग इसी को बोलते हैं ना, अधिगम इसी को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं ना। लर्निंग को ही हम सीखना कह देते हैं, अधिगम कह देते हैं। कि अधिगम है क्या, कहते हैं कि जो हमारा अनुभव है, हम किसी चीज़ का अनुभव कर रहे हैं या किसी चीज़ का हमारे पास एक्सपीरियंस या अभ्यास प्रैक्टिस, उसके अकॉर्डिंग यदि हमारे व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन आता है ना, मीनिंग हमारे अनुभव या अभ्यास के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, वो ही क्या होती है, हमारे पास अधिगम होती है, सीखना होता है। देखो, हम हर चीज़ से क्या है, सीख रहे हैं। तो कहते हैं क्या, मतलब जो हमारा व्यवहार है वो क्या बदलता जाता है, क्या टाइम के साथ चेंज होता जाता है, किसी रीजन के कारण और चेंज हो जाता है, अनेकों कारण होते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। कहता है कि यदि हम अपने अनुभव के द्वारा सीख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और हमारे अभ्यास के अकॉर्डिंग हमारे व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन होता है ना, वो ही क्या कहलाता है, हमारे पास अधिगम कहलाता है। कहता है अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या परामर्शन ही क्या कहलाता है, हमारे पास अधिगम कहलाता है। ठीक है, जो हमारा क्या है, लर्निंग कहलाता है। इसके अकॉर्डिंग देखो, अनुभव अधिगम क्या है, देखो जो हमारा अधिगम है वो कैसी प्रक्रिया है, एक हमारी मानसिक प्रक्रिया ना। इसके अंदर क्या है, कैसी प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया। इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, मेरे कोई भी व्यक्ति मेच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है और अपने अनुभव, जो भी उसके अनुभव आ रहे हैं उसके आधार पर उसके व्यवहार में क्या होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। मीनिंग कोई भी व्यक्ति, जैसे मेंटल प्रक्रिया, ये मेंटल प्रक्रिया हमारी लर्निंग, मीनिंग मानसिक प्रक्रिया। ये कहता है कि व्यक्ति जो परिपक्वता मीनिंग मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है तो उसके अपने अनुभव होते हैं, उसी के आधार पर वो क्या करता जाता है, अपने व्यवहार के अंदर क्या परिवर्तन लेकर और परिमार्जन करता जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग, अधिगम या सीखना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लर्निंग, अधिगम या सीखना। कहता है कि जो ये व्यवहार में उसके परिवर्तन आता है, ये क्या होता है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है उसके व्यवहार के अंदर। किसके अंदर, व्यवहार के अंदर। कहता है कि मान लो कि कोई थोड़े टाइम के अंदर हमारा व्यवहार क्या चेंज हो जाता है। ये कहता है क्या, हर प्रकार का जो व्यवहार परिवर्तन हो रहा है वो हमारा क्या, लर्निंग है, अधिगम है। हर प्रकार का जो बिहेवियर के अंदर हमारे चेंजेस आता है, जो हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन आता है, वो लर्निंग नहीं हो सकता। क्योंकि एग्जाम्पल जैसे देख लेते, कई बार थकान की वजह से हमारे पास, एग्जाम्पल जैसे थकान है, हम थक जाते हैं तो हमारा स्वभाव कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। पर वो कुछ टाइम के लिए, वो परमानेंट तो नहीं हुआ ना, वो हमारा अनुभव या हमारे अभ्यास के आधार पर कुछ उसमें चेंज तो नहीं है बिहेवियर, वो तो हमारी क्या एक थकावट है जिसके कारण बिहेवियर के अंदर कुछ टाइम के लिए चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना कि परमानेंट चेंज आ रहा है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज आ रहा है बिहेवियर के अंदर, तो वो क्या होगा, हमारा व्यवहार, हमारा अधिगम होगा। पर यदि कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए यदि हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस आता है तो वो क्या होता है, अधिगम नहीं होता। जैसे थकान की वजह से या कोई बीमारी की वजह से या फिर किसी डर की वजह से, ये क्या होते हैं, थोड़े टाइम के लिए क्या करते हैं, अपने व्यवहार को चेंज तो कर देते हैं, पर ये क्या, अधिगम नहीं होगा। व्यवहार में परिवर्तन तो यहाँ जरूर होगा, पर कुछ टाइम, कुछ क्षण के लिए होगा, कुछ पल के लिए, तो वो क्या होगा, हमारे पास लर्निंग नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल मोमेंट के लिए यदि हमारे पास चेंजेस हो रहा है तो वो लर्निंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, लर्निंग या अधिगम नहीं कहलाएगा, ये चीज़ याद रखना, लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद लर्निंग की विशेषताएं वैसे क्या क्या, देखो लर्निंग की विशेषताएं क्या है कि लर्निंग क्या है, अभिवृद्धि एवं विकास। मीनिंग इसके अंदर क्या होता है, ये जीवन पर्यंत चलता है ना। अधिगम सीखते हैं हम, क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु प्रांत तक क्या रहते हैं, सीखते रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, विकास होता रहता है, वृद्धि होती रहती है उस चीज़ की जो हम सीख रहे हैं। हम क्या, नए नए चीज़ें, नए नए हमारा बिहेवियर है वो क्या है, टाइम टू टाइम क्या होगा, जैसे हम बाल्यावस्था में क्या, वैसे ही हम किशोरावस्था में रहेंगे नहीं। इस तरह से क्या है कि हर अवस्था में, हर स्टेजेस में, मीनिंग हम क्या कर रहे हैं, अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, तो वो ही क्या हमारे पास अधिगम है। और तो यहाँ से अधिगम क्या हो गया, फिर वृद्धि और विकास हो गया। फिर कहता है कि हमारा जो अधिगम है वो एक उद्देश्य होगा, हम कुछ ना कुछ सीखेंगे तो किसी हमारे गोल को रख के सीखेंगे ना, कि हमें ये करना है, हमें ये चीज़ क्या करनी है, अचीव करनी है। तो उसके मीनिंग क्या हुआ कि हमारी जो लर्निंग है, ये अधिगम है, वो कैसा है, उद्देश्य पूर्ण है।
सार्वभौमिक है मीनिंग यूनिवर्सल है, हम कहीं से भी सीख सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि जैसे हमें कोई नॉलेज की बात है या कह सकते हो कि हमें कोई चीज़ पढ़नी है तो ज़रूरी तो नहीं है ना स्कूल में जाके ही पढ़ सकते हैं, कहीं से भी हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। तो ये क्या हुई हमारे पास सार्वभौमिक हुई। व्यक्तिगत और सामाजिक है, अधिगम कोई भी कर सकता है, एक व्यक्ति भी कर सकता है या सामाजिक समाज के आधार पर मीनिंग इकट्ठे रहकर भी कर सकता है, ग्रुपिंग के अंदर भी हो सकती है। कर्मिक प्रक्रिया, इसके अंदर एक कर्म के बाद दूसरे कर्म में, ये तो नहीं है ना जैसे मान लो हमें एडिशनल सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस सीखना है तो हमें क्या करना है, पहले काउंटिंग तो आनी जरूरी है ना, काउंटिंग आएगी तो ही हम क्या आगे एडिशनल या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मीनिंग ये क्या हुई हमारी कर्मिक प्रक्रिया हुई अधिगम। समायोजन प्रक्रिया क्या है, समायोजन मीनिंग एडजस्टमेंट करना भी क्या है, अधिगम ही है। कुछ ना कुछ हम सीखेंगे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे, मीनिंग हर चीज के अंदर क्या एडजस्टमेंट करनी होती है हमें। अनुभव का संगठन मीनिंग जो अनुभव है, ये हमने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन में भी कहा था कि अनुभव के आधार पर व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो ही क्या होता है, अधिगम होता है। मीनिंग अनुभव का जो संगठन है या वातावरण की उपज, मीनिंग वातावरण के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को क्या वैसा डाल रहे हैं, वैसा बना रहे हैं, तो मीनिंग वहाँ हम कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं ना, वो ही सीखना, वो ही क्या जो व्यवहार में परिवर्तन आया वो ही हमारा पास क्या सीखना या अधिगम है। मीनिंग अनुभव के आधार पर और वातावरण इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या अपने आप को वैसा ही बनाते जाते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारा बनता जाता है, वो व्यवहार क्या कहलाता है, हमारा अधिगम कहलाता है। अधिगम क्या है, खोज और परिवर्तन है। मीनिंग इसमें क्या होगा, क्या करेंगे, एक चीज जैसे हमने व्यवहार के अंदर हमारे चेंज आ गया, हम क्या कर रहे हैं थोड़े टाइम के बाद कुछ नई चीज के लिए क्या है खोज कर रहे हैं या किसी चीज में बदलना चाह रहे हैं, कुछ और लेकर आना चाह रहे हैं, या हम अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कुछ नई चीज को क्या करेंगे, खोजेंगे ना, इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, ये एक अधिगम कैसी हुई, खोज भी हुई और अपने परिवर्तन भी हुई। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस जो हमें याद रखनी है, ठीक है, जैसे वुडवर्थ की थी, वुडवर्थ ने कहा कि नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्चन की प्रक्रिया जो होती है उसी को अधिगम कहते हैं। मीनिंग वुडवर्थ कहते हैं कि जो नई नॉलेज और नवीन जो प्रतिक्रिया हमारे पास, उनका अर्चन, उनको अपनाना ही क्या होता है, लर्निंग होता है। मीनिंग जो नई नई चीजें हम हमारी लाइफ में हम सीखते हैं या जो नई क्रियाएं हम कर रहे हैं वो ही क्या है, अधिगम है। तो यहाँ से बरत से याद रखना कि बरत से बच्चा क्या करना, नई नॉलेज को क्या कर देता है, सीखना शुरू कर देता है। तो याद रखना वुडवर्थ क्या है, नवीन ज्ञान से रिलेटेड, ठीक है। फिर आता है गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। मीनिंग गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार की वजह से यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है ना तो वो होता है अधिगम। ये किसने कहा, गिलफोर्ड ने। तो यहाँ से याद रखना कि फोर्ड जब ही आएगा जब हम अपना व्यवहार बदलेंगे, व्यवहार के अकॉर्डिंग, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो हमारा जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है या खेतों की बात करें, कोई अच्छी क्या मेहनती है तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम मेहनत करेंगे तभी हमारा व्यवहार, मीनिंग उसका व्यवहार है वैसा ही हमारा व्यवहार होगा ना, तभी हम फोर्ड खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर आता है करो एवं करो। करो एवं करो कहते हैं कि आदतों, मीनिंग हैबिट, ज्ञान, मीनिंग नॉलेज, अभिवृद्धि, मीनिंग एटीट्यूड का अर्चन ही, मीनिंग जब हमारी हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड का अर्चन होता है ना उसी को अधिगम कहते हैं। ये कौन कहते हैं, करो एवं करो कहते हैं। मीनिंग करो की क्या है, यहाँ से याद रखना काऊ काऊ, तो मीनिंग उसकी क्या है, आदत है ना, वो काऊ काऊ मीनिंग आदत है उसकी, वो नॉलेज कह सकते हो, या उसका एटीट्यूड है कि वो काऊ काऊ करे। तो यहाँ से रिलेट रखना अपने आप को याद रखने के लिए बस। अब गेट्स कहते हैं कि अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन लाना। जो हमारी मेन डेफिनेशंस यहाँ से इसकी मतलब वो कह सकते हैं कि जो डेफिनेशंस है अधिगम की वो यहाँ से दी हुई है। वैसे अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये किसने कहा था, गेट ने कहा था। गेट ने कहा कि जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर यदि व्यवहार में परिवर्तन आता है ना तो वो लर्निंग है। यहाँ से याद रखेंगे गेट से कि जब हमारे पास अच्छे अनुभव होंगे, अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो ही लाइफ में अच्छे अच्छे गेट्स हमारे लिए ओपन होंगे। मीनिंग अच्छी अच्छी चीज़ें हम अचीव कर पाएंगे, हमारे लिए वो गेट क्या करेंगे, वेलकम करेंगे हमारा वहाँ पे, ठीक है। गेट से याद रखना कि न्यू एक्सपीरियंस, या कह सकते हो कि अच्छा अनुभव होगा तो ही हमारे पास क्या नए गेट्स ओपन होंगे हमारे लिए, ठीक है।
इससे रिलेटेड है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये तो किसने कहा था? गेट ने कहा था। बैक ने कहा था कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, मीनिंग एक्सपीरियंस का जो रिजल्ट होता है ना, उसके कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट याद रखना, परिणाम स्वरूप याद रखना, ठीक है इसका। तो ये बैक मीनिंग बैक पीछे सप्लीमेंट्री आ जाती है या कंपार्टमेंट आती है, वो क्या आती है? रिजल्ट में ही होती है ना हमारी, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या करना, रिलेट रखना अपना भी, रिजल्ट परिणाम स्वरूप, परिणाम के अकॉर्डिंग ही हम बैक आ सकते हैं भाई। रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो ही बैक आएंगे ना, परिणाम तभी होगा। तो यहाँ से याद रखना क्रोनबेक की जो डेफिनेशन है वो क्या है? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा अधिगम या सीखने के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के टाइप कौन कौन से? देखो अधिगम है वो हमारे दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है औपचारिक, मीनिंग फॉर्मल लर्निंग हो सकती है, दूसरी कौन सी हो सकती है? अनौपचारिक अधिगम या इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि औपचारिक फॉर्मल, जो फॉर्मल लर्निंग होती है ना, वो हमारी दो तरह की होती है। फॉर्मल के लिए क्या होगा? कोई चीज़ फिक्स्ड होगी कि हमें क्या सीखना है, कोई फिक्स जगह, किसी की विशेष के जो हमारी नज़रों में कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये औपचारिक लर्निंग होती है, ये आगे दो तरह की होती है हमारे पास, क्लासरूम लर्निंग, ठीक है। क्लासरूम जो लर्निंग होती है वो भी कौन सी होती है हमारे पास? फॉर्मल लर्निंग के अंदर आती है। दूसरी किसी फील्ड लर्निंग की बात करते हैं, फील्ड लर्निंग होता है, जो क्षेत्र लर्निंग होती है, अधिगम होता है, वो भी किसके अंदर? फॉर्मल लर्निंग के अंदर। क्लासरूम लर्निंग या कक्षा अधिगम किसे कहता है? कि जो स्कूल या कॉलेज, जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं कि स्कूल या कॉलेज में क्या होता है? विशेष कोई सिलेबस या पाठ्यक्रम होता है जिसके अंदर किसी स्किल को या कौशल को सिखाया जाता है। क्या है कि औपचारिक फॉर्मल लर्निंग के अंदर क्या होता है कि हमें किसी कौशल या स्किल को सिखाना होता है और किसी फिक्स्ड जगह पर या विशेष किसी अधिकारी के प्रेजेंस में सिखाना होगा, ठीक है। तो जैसे कक्षा अधिगम में क्लासरूम जो लर्निंग है वो हमारी क्या है कि जैसे स्कूल या कॉलेजों के अंदर विशेष क्या होता है? कोई फिक्स सिलेबस होता है हमारा, उसके लिए क्या होता है भी? विशेष टीचर होते हैं हमारे पास, और वो क्या करते हैं? कोई विशेष हमें क्या आते हैं? स्किल सिखाते हैं। जैसे हिस्ट्री का टीचर तो वो हिस्ट्री पढ़ाएगा ना, हिस्ट्री के बारे में ही नॉलेज देगा, और उसका क्या होगा? हिस्ट्री का एक क्या होगा? फिक्स हमारे पास क्या होगा? पाठ्यक्रम होगा, उसका एक सिलेबस होगा। तो वो लर्निंग कौन सी हुई? कक्षा अधिगम लर्निंग हुई, कक्षा अधिगम हुआ, सॉरी। फील्ड लर्निंग किसे कहते हैं? क्षेत्र अधिगम किसे कहते हैं? कहते हैं कि खेल के मैदान में, जैसे हमारे पास खेल के मैदान में विशेष प्राधिकारी, मान लो उसकी जगह कोई शिक्षक है या कोई भी जो खेल सिखा रहा है उससे रिलेटेड जो कोच होगा, वो क्या करेगा? उसको उसी स्किल को सिखाएगा ना जो जिस चीज़ का वो है। मान लो जैसे फुटबॉल का हमारे पास कोच है, वो क्या करता है? हमें फुटबॉल ही सिखाता है। तो वो क्या हुई हमारे पास? क्षेत्र अधिगम या फील्ड लर्निंग हुई, जो एक कमरे में बंद ना हो ना, जो कमरे किसी फिक्स्ड रूम के अंदर लर्निंग नहीं की जाती, एक क्या एरिया के अंदर, फील्ड के अंदर, क्षेत्र के अंदर क्या है वो कि जो लर्निंग हमें मिल रही है या सीख रहे हैं वो कौन सी? हमारी फील्ड लर्निंग है। स्कूल या कॉलेज में जो एक कक्षा क्लासरूम के अंदर जो हमें क्या मिल रही है? विशेष सिलेबस के अकॉर्डिंग विशेष स्किल के लिए दी जाती है, वो क्या होती है हमारे पास? कक्षा अधिगम होता है। इसके बाद अनौपचारिक या इनफॉर्मल लर्निंग किसे कहते हैं? कहते हैं किसी भी कौशल को औपचारिक प्राधिकारी से नहीं सीखते, मीनिंग जिस स्किल को सीखने के लिए हमें किसी भी अधिकारी की ज़रूरत नहीं है, या कह सकते हो किसी भी जगह की फिक्स कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे जो लर्निंग होती है ना वो होती है हमारी अनौपचारिक अधिगम। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या है? वहाँ से कुछ तो हम सीख रहे हैं ना, पर ये तो जरूर वो नहीं है कि क्लास के अंदर सीख रहे हैं या किसी की प्रेजेंस में सीख रहे हैं, भाई टीचर का होना ज़रूरी है या किसी कोच का होना ज़रूरी है। मीनिंग ऐसी नॉलेज जिसके लिए हमें क्या है? किसी भी फॉर्मल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो लर्निंग कौन सी होती है? अनौपचारिक अधिगम होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट, जैसे असुबेल ने कहा कि 4 तरह का अधिगम हमारे पास, किसके अकॉर्डिंग? असुबेल। ये देखो 4 वर्ण है ना, तो इसके अकॉर्डिंग याद रखना 4, ठीक है भाई। इसने 4 टाइप की बताई थी। पहली कौन सी बताई इसने? अभिग्रहण सीखना, मीनिंग रिसेप्शन लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है कि सामग्री जो, जैसे मान लो जिसको सीखना है ना, उसको जो सामग्री देंगे वो बोलकर या निकाल कर वैसे प्रिंटेड दे सकते हैं,
वो शिक्षार्थी क्या करेगा, उन सामग्रियों का आत्मसात कर लेगा, मीनिंग इंटर एनालाइज कर लेगा उस चीज को। मीनिंग जो सामग्री उसको दी है, जिसको सीखना है, वो क्या किस फॉर्म में देंगे, या तो उसको बोलकर बताएंगे वो चीज, या उसको निकाल कर मीनिंग किसी प्रिंट के रूप में। तो कहता है कि वो शिक्षार्थी क्या करता है, उस सामग्री को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, या कर लेता है इंटर एनालाइज कर लेता है उस चीज का, उस सामग्री का जो उसको हमने दी है। तो वो क्या हुआ, अभिग्रहण या फिर रिसेप्ट, मीनिंग उसने क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली वो चीज, तो अभिग्रहण कर ली मीनिंग, तो ये क्या हुआ, अभिग्रहण सीखना हुआ। किसके अकॉर्डिंग, असुबेल के अकॉर्डिंग। दूसरा अन्वेषण या डिस्कवरी लर्निंग। इसने कहा कि अन्वेषण या डिस्कवरी लर्निंग क्या है, कहता है कि जब कोई भी सामग्री हम किसी को दे रहे हैं, जो सीखना है, जिसको सीखना है ना, उसको दी जाती है। कहता है कि जिसको दी गई सामग्री से वो क्या करेगा, नए कंसेप्ट, नए सहप्रत्यय बनाएगा, नए लॉज बनाएगा, नए विचार की खोज करेगा। तो वो क्या हुई हमारे पास, अन्वेषण या डिस्कवरी लर्निंग या खोज लर्निंग, खोज अधिगम हुआ। ठीक है, अन्वेषण अधिगम क्या होगा, मीनिंग जो भी शिक्षार्थी जो सीखता है ना, उसको क्या कुछ चीज दे दी जाती है, वो क्या करता है, उससे कुछ नए कंसेप्ट बनाता है, नए विचार लेके आता है, नई खोज करता है, नए नियम बनाता है, नए लॉज बनाता है। तो वो क्या हुई वहां पर, जो ये लर्निंग हुई, मीनिंग जो नया अधिगम आया, वो ही क्या है, अन्वेषण या डिस्कवरी लर्निंग होगी। इस टाइप की लर्निंग। एक होती है रटकर अधिगम या रोट लर्निंग बोलते हैं जिसको। इसके अंदर क्या होता है कि बिना समझे वो चीज को क्या कर लेता है, सीख लेता है। जो चीज है उसको एज इट इज वो क्या कर लेगा, सीख लेगा, बिना जाने कि ये क्या है, क्यों आई, कैसे आई, मीनिंग बिना सोचे समझे उसको क्या कर ले, सीख लेता है। वो क्या होती है, रोट लर्निंग होती है। एग्जाम्पल जैसे निरर्थक पद होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, शब्दों को जोड़े जाते हैं, या अक्सर अंक जोड़े को जो सीखना होता है, ये सारे रोट लर्निंग के हैं। क्योंकि हम अल्फ़ाबेट है वो सीखते ही आने ना, ABCD, हमें नहीं पता कहाँ से आए, क्यों आए, ये सारे क्या है हमारे किसके अंदर आते हैं, रोट लर्निंग के अंदर आते हैं, हमारे रटकर लर्निंग के। अर्थपूर्ण लर्निंग या मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है, अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है, कहते हैं सामग्री के तत्व जो सब्सटेंस है उसको एक नियम के अनुसार समझकर उससे क्या करेगा, नया कुछ जोड़ते हुए सीखना। मीनिंग जो चीज़ हमें दी गई है ना, उसके क्या करें, सब्सटेंस को हमने क्या किया, एनालाइज करा, मीनिंग उसको तोड़ा मरोड़ा, जैसे भी उसको क्या करा, हमने समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने एक नया, उसके अनुसार क्या बनाया, नया नियम बना लिया, और इस नियम के अनुसार हमने कुछ और नई चीज़ सीखी, कुछ नया ज्ञान और जोड़ दिया, जोड़ते हुए सीख रहे हैं। तो वो क्या है, अर्थपूर्ण लर्निंग या मीनिंगफुल लर्निंग है। जैसे नाम से है कि मीनिंगफुल, हमने उसके क्या मीनिंग को समझकर, उसको जानकर, उससे रिलेटेड क्या है, कोई नया ज्ञान और जोड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो वो क्या हुआ, हमारे पास अर्थपूर्ण अधिगम हुआ। ये किसके अकॉर्डिंग थे, असुबेल के अकॉर्डिंग। याद रखना, असुबेल के अकॉर्डिंग हमारे पास लर्निंग के 4 टाइप्स हैं। वो कौन से, अभिग्रहण, अन्वेषण, रटकर और अर्थपूर्ण। ठीक है, कई बार इनमें छोटे क्वेश्चनों में जैसे अपने क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस, उनके अंदर यही होता है कि जैसे अक्षर अंक को जोड़ना, किसका, कौन सी लर्निंग है, वो रोट लर्निंग है। कौन सी लर्निंग है, रोट। आ जाता है कि यदि हम क्या है, नए कंसेप्ट और नए विचारों की खोज कर रहे हैं, नए लॉज बना रहे हैं, तो वो कौन सी लर्निंग है, डिस्कवरी लर्निंग होती है। ठीक है, एज इट इज उनको क्या कर लेना, सीख लेना, जैसे थे बिना समझे, वो किसमें, रोट के अंदर। यदि हम कोई चीज़ क्या पुरानी है, उसके क्या बेस पे कोई नया नियम बनाया और उसके बेस कुछ नई चीज़ हम सीख रहे हैं, वो किस में आती है, मीनिंगफुल लर्निंग के अंदर आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट गेने के अनुसार हमारे पास लर्निंग के या अधिगम या सीखने के कितने टाइप बताए हैं, 8 टाइप बताए हैं उसने, 8 प्रकार के बताए हैं। और किस में, उसकी एक बुक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, उसके अंदर उसने क्या किया, इनके बारे में दिया हुआ है या कहा है कि गेने ने कहा है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो उसकी बुक है उसके अंदर उसमें लर्निंग के कितने टाइप बताए, उसने 8 टाइप बताया, 8 टाइप बताई हमारे पास। पहले कौन सी है, संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग। कौन सी है, सिग्नल लर्निंग। इसी को क्या बोलते हैं, सांकेतिक अधिगम भी बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं इसी को क्या कहा जाता है, क्लासिकल अनुबंधन भी कहते हैं। किसको, जो हमारी संकेत अधिगम या सांकेतिक या फिर सिग्नल लर्निंग है उसी को। ये जो हमारी पावलोव की क्लासिकल अनुबंधन जो थ्योरी थी उसी के समान है।
किसके समान है ये? जो क्लासिकल अनुबंधन था किसका था ये? पावलव का, उसके अकॉर्डिंग है। कहता है इसमें प्रकृति उद्दीपक जो नेचुरल हमारा स्टिमुलस होता है उसकी जो अनुक्रिया होगी उसके साथ यदि कोई अन्य उद्दीपक अनुकूलित हो जाता है, मीनिंग कहने का क्या है, जो हमारी जो नेचुरल स्टिमुलस था उसके साथ यदि किसी और स्टिमुलस को ऐड कर दिया जाए, साथ में उसके जोड़ दिया जाए, तो जो अनुक्रिया पहले नेचुरल के अकॉर्डिंग आ रही थी ना, वो अब क्या आएगी, जो हमने अनुकूलित किया था, मीनिंग जो हमने ऐड किया था स्टिमुलस उसके अकॉर्डिंग आनी शुरू हो जाएगी। जैसे पावलोव की स्टोरी के अंदर क्या था, जो घंटी थी वो क्या थी, अब भोजन का रूप ले लिया, मीनिंग पहले तो क्या था, खाना आता था उसके साथ कुत्ते के मुंह में लार आती थी, पर थोड़े टाइम के बाद जब वो क्या हुआ, घंटी और भोजन एक साथ दिया जाने लगा, और एक टाइम ऐसा आया कि जब घंटी बजती तभी कुत्ते के मुंह में लार आ जाती, मीनिंग अब उस भोजन की जगह किसने ले ली थी, घंटी ने ले ली थी। मीनिंग जो अनुकूलित उद्दीपक था उसके अकॉर्डिंग क्या होने लगी थी, प्रतिक्रिया होने लगी थी, जो कौन सी, जो हमारी पहले नेचुरल स्टिमुलस के साथ थी, वो जो नेचुरल के साथ क्या थी, मीनिंग भोजन था तभी लार आई थी ना, अब क्या हुआ, घंटी के साथ ही कुत्ते के मुंह में क्या होने, लार आने लग गई, मीनिंग अब उसको एक संकेत हो गया ना, घंटी बजते ही उसके मुंह में क्या थी, लार टपकनी शुरू हो गई, मीनिंग संकेत के अकॉर्डिंग उसने क्या सीख लिया ना, कुछ अधिगम आ गया। तो ये क्या है मीनिंग, संकेत अधिगम यही है कि किसी भी सिग्नल, किसी भी साइन के साथ कोई चीज क्या हो, सीख ली जाती है। जैसे मान लो हमारी रेड लाइट, लाल बत्ती आती पे ही हम क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं ना, ग्रीन होते ही हम क्या चल पड़ते हैं, ये सब क्या है, सिग्नल है ना एक, हम किसी संकेत के अनुसार ही क्या कर रहे हैं, उस चीज को सीख रहे हैं, जो हमने सीखा है किसी संकेत के साथ, वो क्या हुआ, हमारे पास सिग्नल लर्निंग हुई। और ये किसके अकॉर्डिंग है, पावलोव की क्लासिकल अनुबंधन के अकॉर्डिंग है। और जो इसी को क्या बोला गया, जो मनोवैज्ञानिकों ने क्लासिकल अनुबंधन को ही क्या कहा, टाइप एस कंडीशनिंग कहा। क्या कहा, टाइप एस अनुबंधन कहा, किसको, पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन को, ठीक है, टाइप एस कंडीशनिंग याद रखना, ठीक है। उसके बाद आती है दूसरा टाइप हमारे पास है उद्दीपक अनुक्रिया सीखना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। कौन सी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ये क्या है, कहता है कि इसी को एसआर लर्निंग या फिर क्रिया प्रस्तुत अधिगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया प्रस्तुत या एस लर्निंग, किसको, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग को, ठीक है। कहता है कि इसके अंदर किसका इफेक्ट था सबसे ज्यादा, स्किनर का, स्किनर की जो थ्योरी थी हमारे पास एसआर लर्निंग उसी के अकॉर्डिंग था, उसी को साधनात्मक अनुबंधन भी कहा। जो क्या थी, स्किनर की जो थ्योरी थी साधनात्मक अनुबंधन, उसको मनोवैज्ञानिकों ने किसका नाम दिया, टाइप आर कंडीशनिंग का, ठीक है। उसको क्या दिया, टाइप एस कंडीशनिंग का, इसको क्या नाम दिया, टाइप आर कंडीशनिंग का। इसके अनुसार देखो लर्निंग क्या कहता है कि अधिगम में यदि हम रेनफोर्समेंट पॉजिटिव या नेगेटिव देते रहेंगे ना, तो वो क्या होता है, उद्दीपक करने के लिए जल्दी कार्य करता है या अनुक्रिया करने के लिए जल्दी प्रेरित होता है। मीनिंग रेनफोर्समेंट यदि मिलता रहे ना, तो उद्दीपक के लिए हम क्या होते रहते हैं, प्रेरित होते रहते हैं उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, रेनफोर्समेंट, मीनिंग रेनफोर्समेंट जरूरी है। ये किसके अकॉर्डिंग, मीनिंग जो स्किनर और थॉर्नडाइक का इसके ऊपर इफेक्ट था, उन्होंने रेनफोर्समेंट की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि उद्दीपक अनुक्रिया सीखना क्या है कि उद्दीपक हमें यदि मिलता रहे ना, तो हम अनुक्रिया करने के लिए क्या होते रहते हैं, प्रेरित होते रहते हैं। मीनिंग हमें कुछ ना कुछ हर बार अच्छा रिजल्ट या कुछ नेगेटिव हो तो भी हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे ना। हमें पास क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, मीनिंग हमारे पास उद्दीपक आना चाहिए कुछ, तभी हम क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ स्टिमुलस होगा तो ये क्या होगी, अनुक्रिया होती रहेगी, अनुक्रिया के लिए हम प्रेरित होते रहेंगे। और मेन काम यहाँ पे कौन करेगा, उसका रेनफोर्समेंट करेगा, जो हम देंगे चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, मीनिंग चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, ठीक है। उसके बाद होता है सरल श्रृंखला या आंशिक या क्रमिक अधिगम या चेन लर्निंग। इसी को हम मोटर लर्निंग में भी पाया जाता है। जो ये क्रमिक लर्निंग होती है ना, जो चेन लर्निंग है, वो किसके अंदर मिलती है, जो मोटर लर्निंग होती है हमारी पेशीय अधिगम होता है उनके अंदर पाई जाती है। कैसे, जैसे हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बच्चा होता है वो क्या करता है, पहले मोटर स्किल से ही सीखता है ना, इसी के अंदर मोटर लर्निंग कहते हैं इसी को। मीनिंग हम अपने क्या स्किल्स के द्वारा, अपनी पेशियों के द्वारा क्या अधिगम सीख रहे हैं, वो कौन से के अंदर आता है,
कर्मिक के अंदर आता है। जैसे बच्चा पहले क्या होता है, सिर उठाना सीखता है ना, फिर वो क्या करता है, थोड़ा बैठने सीखता है, फिर क्या होता है, वो चलना सीखता है। इस तरह से क्या वहाँ कर्म है ना, कर्मिंग, मीनिंग हम क्या चेन के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं उसको, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। या फिर इसके अंदर क्या कह सकते हैं भी, कोई भी कार्य होगा उसको हम क्या कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, मीनिंग उनको भागों में बांट लेंगे। फिर क्या करेंगे, उनके जो अलग अलग हमने पार्ट किए हैं उनको पहले क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। इस तरह से हम क्या कर लिया, पूरे काम को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। मीनिंग एक एक टुकड़ों में करके उसको क्या किया, पूरा जान लिया, या उस चीज के बारे में क्या कर लिया, पूरा ग्रहण कर लिया। वो ही क्या है हमारे पास कर्मिंग लर्निंग या श्रृंखला लर्निंग या अधिगम है। ठीक है, उसके बाद आता है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम जैसे नाम से ये कि वर्बल लर्निंग, जहाँ पे क्या होगा, शब्दों का शाब्दिक अभिव्यक्त निहित होगी, मीनिंग जहाँ पर हम क्या होगी, शब्दों को निहित होंगे हमारे। जैसे कविता याद करना, हम पोएम्स होते हैं उनको बोल बोल के याद करना करते हैं, या शब्दावली सीखते हैं तो ऐसे क्या होता है, वर्ड्स को बोलते हैं। ये सारे किसके अंदर आते हैं, शाब्दिक अधिगम के अंदर। कई बार क्वेश्चंस में ऐसे भी होता है कि सहस्वर वाचन किसके अंतर्गत आता है, कौन सी लर्निंग के अंतर्गत आता है। सहस्वर शुद्ध वाचन, वाचन तभी होगा ना, मीनिंग बोलना, बोलना किसके अंदर आता है, शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक होता है विभेदीकरण सीखना, लर्निंग डिस्क्रिमिनेशंस। इसके अंदर क्या होता है कि विभिन्न उद्दीपन विभिन्न अनुक्रियाएं सिखाता है, मीनिंग अलग अलग जो स्टिमुलस होगा वो अलग अलग अनुक्रिया हमें सिखाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेशन या विभेदीकरण सीखना। मीनिंग इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा क्या करना सीख जाता है, डिफरेंस करना सीख जाता है। कोई भी है जो क्या करना सीख जाए, समानता, डिफरेंस, उनके अंदर अलग अलग चीज़ों में क्या अंतर बताना सीख जाता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, विभेदीकरण लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनमें 4 ऑप्शन होते हैं, हम उनके अंदर क्या कुछ अंतर या कुछ समानता कैसे भी करके उनका एक जो हमें सही लगे उन पे क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। हमने क्या कर लिया, उनमें डिस्क्रिमिनेट कर लिया, उनको अलग अलग कर लिया, उनका विभेदीकरण कर लिया। या फिर जैसे बच्चा है उसको पता लग जाता है कि मैच जैसे क्रिकेट का चल रहा है, फुटबॉल का, उसको क्या डिफरेंट कर पा रहा है, उनका डिफरेंस कर रहा है वो। तो ये क्या है, किस लर्निंग के अंतर्गत आता है, हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के अंतर्गत आता है, मीनिंग विभेदीकरण सीखना के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हमारा है 6 टाइप, कौन सी है, सह प्रत्यय अधिगम या कंसेप्ट लर्निंग। इसमें क्या होता है, कंसेप्ट लर्निंग के अंदर वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना, मीनिंग जो पहले उसका सीखा हुआ है उसके बारे में कुछ विशेष अर्थ सीखना, उनके आधार पर पहले जो नॉलेज है उसके आधार पर कुछ नया सीख रहा है वो किसके अंतर्गत आता है, हमारा सह प्रत्यय अधिगम या कंसेप्ट लर्निंग के अंतर्गत आता है। मीनिंग वह पूर्व अनुभव, वह ज्ञान जो उसके पास है उसके आधार पर वो नया ज्ञान क्या प्राप्त कर रहा है, तो वो लर्निंग कौन सी होगी, हमारे पास कंसेप्ट लर्निंग होगी। अब देखो किसी भी कंसेप्ट के लिए हमारे पास 3 चीजें होंगी, या तो हम उसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, या उनका पृथक्करण, या फिर उनका सामान्यकरण या जनरलाइजेशन किया जाता है उस चीज कंसेप्ट का। ठीक है, उसके बाद आता है नियम अधिगम या रूल लर्निंग किसे कहते हैं, कंसेप्ट। ये जो नियम अधिगम है ना, रूल तभी बनते हैं यदि कंसेप्ट होगा, तो मीनिंग ये किस पे डिपेंड है, हमारे पास सह प्रत्यय अधिगम या कंसेप्ट लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सह प्रत्यय पे बेस्ड है। रूल तभी बनते हैं यदि हमें किसी चीज की उसके बारे में नॉलेज है, उसका कंसेप्ट हमारे माइंड में क्लियर है। तो ये कहता है नियम क्या करता है, नियम अधिगम में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक कंसेप्ट के बीच संबंध स्थापित कर लेते हैं और वो ही नियम क्या बना लेते हैं उन दोनों के लिए। मीनिंग 2 या 2 यदि हमारे पास कंसेप्ट है उनके बीच आपस में रिलेशन बनाना, संबंध बनाना, तो एक क्या हो जाता है, नया नियम हमारे पास आ जाता है। मीनिंग हमने कुछ नया बनाया, कुछ नया सीखा, ये क्या है, नियम अधिगम है। मीनिंग हमने 2 कंसेप्ट को आपस में जोड़ दिया, जो हमारे लिए एक नया नियम बन गया, एक नया रूल बन गया। तो मीनिंग हमने यहाँ पे जो सीखा है वो कौन सी टाइप है, नियम अधिगम या रूल लर्निंग है वो हमारे पास। ठीक है, अब आता है कि समस्या समाधान अधिगम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग किसे कहते हैं। कहता है कि इसके अंदर क्या होता है कि नियम का उपयोग करके
मीनिंग जो हमने रूल बनाया उनका उपयोग करके कोई भी समस्या का समाधान करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। कोई भी समस्या जो हमारे सामने आ रही है उसका सॉल्यूशन करेंगे और उससे कुछ नया सीखेंगे। उससे क्या करेंगे, कोई नए तथ्य बनाएंगे, नए फैक्ट सीखेंगे। किससे, कि जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं उसके अंदर हमारी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करेंगे कि पीछे हमने जो कंसेप्ट था उससे हमने कुछ रूल बनाए, उस रूल से क्या करेंगे, उस समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। और वो सॉल्यूशन करने के बाद क्या होगा, हमारे पास कुछ नया रिजल्ट आएगा, कुछ नया फैक्ट आएंगे, कुछ नए तथ्य आएंगे जो हम सीखेंगे। मीनिंग इस तरह की जो लर्निंग होती है ना, वो कौन सी होती है, समस्या समाधान अधिगम होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करके कुछ नए रूल्स या नई चीज़ें, नए फैक्ट सीखते हैं। तो वो कौन सी लर्निंग का होता है, समस्या समाधान अधिगम का टाइप होता है। और ये सबसे उच्च स्तर माना जाता है। मीनिंग लर्निंग का सबसे अच्छा पूछे तो कौन सा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होती है, सबसे ऊंचा स्तर होता है। उसका सबसे हाई लेवल बोले लर्निंग का तो वो कौन सा है, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है। और ये स्टार्टिंग, ये किसके अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, गैने के अकॉर्डिंग यदि हम बात कर रहे हैं। गैने ने 8 टाइप बताई थी। पहली कौन थी सांकेतिक, दूसरी उद्दीपन अनुक्रिया, तीसरी श्रृंखला, शाब्दिक विभेदीकरण, सहप्रत्यय नियम और समस्या समाधान अधिगम। ये 8 तरह की बताई थी उसने। और इसके मतलब किस तरह से चला था वो, मीनिंग सरल से जटिल गया था। सबसे पहले सरल, फिर थोड़ी मुश्किल, फिर मुश्किल, इस तरह से लास्ट सबसे क्या है, जटिल आ जाती है। मीनिंग यदि लेवल की बात करें कि सबसे लो लेवल की जो लर्निंग है वो कौन सी, हमारे पास सांकेतिक, जो संकेत के द्वारा हम सीख रहे हैं, लो लेवल लर्निंग है सबसे, ठीक है, लो लेवल लर्निंग। यदि पूछे कि हाई स्तर, उच्च स्तर या हाई लेवल लर्निंग कौन सी है, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग हायर लेवल है, ठीक है, इसका सबसे समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग का, ठीक है। इसके बाद ये हमारा खत्म होता है कि टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ा। अब इस लर्निंग से ही रिलेटेड कुछ आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ नया टॉपिक। थैंक्स।